हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे से होगे और पढ़ाई में बिजी होगे, पढ़ाई की तैयारी कर रहे होगे। अपने 10th क्लास के हाफ ईयरली आने वाले हैं अभी। तो ये मैंने टॉपिक लिया है आज, आयनिक कंपाउंड। बच्चों को कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं इसमें, तो इसको आज क्लियर कर डालते हैं। बिल्कुल धमाके से आप लोग को बढ़िया समझ में आने वाला है ये। ठीक है, पहले देखो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक का मतलब क्या हुआ? आयनिक का मतलब हुआ वो कंपाउंड्स जिनमें क्या होंगे, आपके आयंस होंगे। आयंस कैसे होते हैं? आयन दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कैटाइन, एक होता है आपका एनाइन। कैटाइन कौन सा होता है भाई? कैटाइन होता है आपका पॉजिटिव चार्ज वाला। एनाइन कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब पूछे आपसे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे यहाँ पर जिनमें कैटाइन और एनाइन होंगे। फिर अब हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वही दोनों रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं, आपके आयनिक कंपाउंड बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो कौन सा लेंगे हम लोग? मेटल में ले लेते हैं हम सोडियम सपोज, और नॉन मेटल में ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो हमें पता है Na और Cl, जो सोडियम और क्लोरीन है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि NaCl कहलाता है। अब बात यह है कि इसमें एक मेटल है। सोडियम क्या है? ये एक मेटल हुआ। क्लोरीन क्या है? ये एक नॉन मेटल है। तो क्या ये दोनों रिएक्शन करेंगे और तब हमारा NaCl बनेगा? हाँ भाई, बात तो कुछ ऐसे ही है। तो देखते हैं भाई कैसे होगा ये। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताते जाना किस किस ने ये टॉपिक कर लिया है और अच्छे समझ में आ चुका है। ठीक है, और इसके लिए कोई भी क्वेरी हो उसको भी पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो उसको भी कमेंट में करके पूछ सकते हो। तो कमेंट तो भाई करते रहना है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर जो हमारा आगे की प्रोसेस इसमें कि किस तरह से रिएक्शन होगा। देखो, हमें पता है सोडियम का एटम क्या होता है। अब हमें यहाँ पर एटम भी समझना होगा। हालांकि हमने ये सब 9th में समझ लिया है, लेकिन होता क्या है ना, बच्चों की मेमोरी थोड़ा शॉर्ट होती है, भूल जाते हैं। सब नहीं भूलेंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी बच्चे होंगे जो भूल गए होंगे, काफ़ी होंगे जिनको याद होगा। तो पहले हम एटम देखते हैं। एटम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि उसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और बाहर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। पढ़ा है भाई? यस, कमेंट में करके बताओ किसको याद है। ठीक है, अब सोडियम का यदि हम देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है आपका? 11 होता है। यदि हम इसका कन्फिग्रेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 281 हो जाएगा। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी शेल में कितने होंगे आपके? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। राइट, ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए दूसरी शेल में, और तीसरे में होगा सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये इसका कन्फिग्रेशन होता है और ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। अब सोडियम इस स्थिति में, ये है सोडियम एटम। क्या है ये? सोडियम का एटम। तो सोडियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। अब तुम्हें ये पता है कि जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो शेल कंप्लीट माना जाता है। हमेशा याद रख लो ये। केवल एक हीलियम है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन से शेल कंप्लीट मानते हैं, वरना 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना बाहरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, इट्स अ मस्ट, जरूरी है। अब यहाँ पर तो एक है तो इसको 8 करने हैं। 8 करने के लिए क्या करेगा? क्या ये 7 लेगा? नहीं भाई, 7 लेने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, लूज कर देगा। और लूज करके क्या बना लेगा? ये 2 और 8 बना लेगा। अब इसमें देखो, एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होता है? 11 होता है, और साथ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है? 11 होता है, जो हमारा सोडियम एटम है उसके अंदर। राइट, सोडियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर प्रोटॉन बराबर होगा, जो कि एटॉमिक नंबर होता है। अब यहाँ पर इसने क्या किया? लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये जब लूज किया, अभी ये क्या है? सोडियम एटम है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये सोडियम एटम का है। लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये सपोज मैंने दिखा दिया तुमको, यहाँ पर इसका ये लूज इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर आ गया। तो क्या हुआ? इससे बाहरी शेल कंप्लीट हो गई। ठीक है, और उस केस में इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये क्या बन गया? ये सोडियम एटम नहीं बना, ये बन गया अब सोडियम आयन। क्या बन गया? ये
सोडियम आयन, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 8। इस केस में अब क्या हुआ, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 हो गया। ठीक है, जो Na+ है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका, 2 and 8 हो गया। ठीक है, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब प्रोटॉन एक ज़्यादा है, प्रोटॉन तो वही रहेगा, देखो ये 11 होता है, ये 12 होता है, 11 and 12, तो ये प्रोटॉन तो वही रहेगा 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब सोडियम के ऊपर क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया। इधर क्लोरीन को हम देखेंगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, इसका 17 होता है, यानी कि प्रोटॉन भी इसमें 17 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 है, और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा इसका, 2, 8 और 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको क्या करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इजली जो है ये वो बना लेगा, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा। तो यानी क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना शेल कंप्लीट कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो कैसे लेगा, दूसरा एटम यानी कि मेटल इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले करके जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 18, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 17 है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। हम लिखेंगे क्लोरीन आयन को इस तरह से कुछ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। अब कैसे करते हैं इसको, आगे देखो। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सोडियम है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अभी इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो ये लूज़ करता है, यानी कि -1 कर देगा ये इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 1 है कॉन्फ़िगरेशन, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो ये क्या बना लेगा, सोडियम आयन बनाएगा। और इस सोडियम आयन में क्या होगा, 2 और 8, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट। ये रिएक्शन आपकी हो गई, सोडियम ने किस तरह से रिएक्शन किया और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके एक आयन बनाया। उधर क्लोरीन को हम देखें तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन करता है 2, 8, 7 होता है। इसने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8 and 8, और ये इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चूँकि एक्स्ट्रा हो गया देन दैट ऑफ द प्रोटॉन, इसलिए इस पर चार्ज क्या आ गया आपका, -1 चार्ज आ गया, राइट। तो ये आपका यहाँ पर क्लोरीन का आ गया। अब दोनों कैसे रिएक्शन करेंगे उसके लिए हमें देखना होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये याद रखना है तुम लोगों को कि कैसे बनते हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं। इस चैप्टर में आप आयनिक कंपाउंड के देखोगे, मेटल नॉन मेटल में, बाद में आप कोवैलेंट कंपाउंड्स के भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा कि अभी हम जब सोडियम लेंगे, यहाँ पर सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, हमने देखा ना, किस में देखा ये हमने, एटम में, राइट। यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1, यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2, 8, 7, और दोनों ने जब रिएक्शन किया क्या बनाया यहाँ पर, Na+ और Cl-, ये इनका रिएक्शन के बाद बन गया। इस केस में क्या हो गया, सोडियम जो है उसका तो हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, राइट। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, लेकिन क्लोरीन का क्या हुआ, 2, 8, 8 हो गया। तो कुछ इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना, राइट। और ये क्या बना, ये हो गया आपका एक आयनिक कंपाउंड। क्या बना ये, आयनिक कंपाउंड। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि आयनिक कंपाउंड में आयन्स होंगे, कौन से आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होंगे। यानी आयनिक कंपाउंड आपके कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आप लिख लोगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या हुआ, आपका ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी जो आप यहाँ पर लिखोगे आयनिक कंपाउंड की, या आप एग्जाम्पल दे सकते हो NaCl का। ठीक है, इसी तरह से और भी कंपाउंड होंगे जिनका आपसे पूछा जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसमें बाहर शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, जैसे मैंने क्लोरीन में दिखाया है। चूँकि मेरा पहले वीडियो बनाते समय वो स्टेप रह गया था, इसलिए मैंने अलग से वो एक स्ट्रिप यहाँ पर लगाई है प्रॉपर डायग्राम बना करके, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल नेचर की। नेचर मीन्स किस तरह के होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जनरली कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है ना, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, तो ये दोनों चूंकि अपोजिट चार्ज आयन होते हैं तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये हार्ड होते हैं बहुत, और साथ ही ये ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल मतलब यदि आप इसमें प्रेशर डालोगे तो इजीली ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आप सॉलिड जैसे आइस का देखोगे मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड्स का देखोगे तो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह से यदि बॉइलिंग पॉइंट आप वाटर का देखोगे जो कि 373 केल्विन होगा, उससे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आप लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, राइट। फिर आता है सॉल्युबिलिटी की। यदि हम बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देखें जैसे कैरोसिन है या पेट्रोल है, इनमें नहीं डिजॉल्व होते, इनमें सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल रहते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। यदि तुमने NaCl लिया और वाटर में मिक्स किया और एक सर्किट के थ्रू वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए और उसको आपने करंट पास की, तो आप देखोगे कि करंट फ्लो होगी और जो आपने बल्ब अटैच किया है सर्किट में वो बल्ब भी ग्लो करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये कंपाउंड कंडक्ट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को? क्योंकि NaCl क्या है? NaCl एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला आयनिक कंपाउंड है, राइट। तो हमने इसका एग्जाम्पल लिया। अब क्या होगा, जैसे आपने जब यहाँ पर सपोज आपने एक बीकर लिया, राइट, उसमें आपने पानी लिया, उसमें आपने डाला सोडियम क्लोराइड, तो वाटर लिया है और प्लस आपने क्या लिया यहाँ पर NaCl। साथ ही यहाँ पर आपने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड आपके किससे अटैच हैं? आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैटरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके सपोज NaCl है तो Na जो प्लस आयन होंगे वो इधर मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और जो Cl के माइनस आयन है वो किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस तरह से ये पाथ कंप्लीट होगा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो होगी, और जब वो करंट पास होगी तो आपका बल्ब ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, जो आप चेक कर सकते हो कि इस कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे दीज कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करेंगे ना। जब तक आयन में डिसोशिएट नहीं होगा कंपाउंड, तब तक कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्योंकि ये पाथ कंप्लीट करने के लिए आयन में डिसोसिएशन कम जरूरी है। ठीक है, तो आप लिखोगे बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, देखो यहाँ पर दिया भी हमने, कंटेन्स आयंस, उसमें आयंस होते हैं, और जब आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया थ्रू दिस सॉल्यूशन तो पॉजिटिव आयन मूव करेंगे नेगेटिव आयन की जगह तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव जो आयन है वो क्या है? एन आयन है। कहाँ मूव करेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है। और पॉजिटिव चार्ज आयन क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके कैटाइन्स। कहाँ मूव करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो कि आपका है कैथोड। क्लियर? एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे।
आई होप ये आयनिक कंपाउंड्स का जो टॉपिक है आपको अब तक बहुत क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कोई क्वेरी है तो, या कोई और टॉपिक जो आपको नेक्स्ट लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो टॉपिक वाइज आप अपना दे सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका वीडियो बना करके दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।